अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू डिबेट एट 8। मैं हूं ईसा नकवी। पाकिस्तान की सियासी कहानी में एक और ट्विस्ट आया है। बानी चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान ने अडयाला जेल में आज सहाफ़ियों से गुफ्तगू की और उन्होंने ये कहा कि पाक फ़ौज अपना नुमाइंदा मुकर्रर करे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुज़ाकरात के लिए तैयार है। महमूद खान अचकज़ई के हवाले से कहा कि उनको मुकर्रर किया था, उनको मैंडेट दिया था कि वो मुज़ाकरात करेंगे। दूसरी तरफ से इंतज़ार है कि मुज़ाकरात के लिए किसी को मुकर्रर किया जाए। साथ ही बानी पीटीआई ने 3 शराइत रखी हैं मुज़ाकरात के लिए, जिसमें मैंडेट की वापसी का कहा गया है, सियासी कैदियों की रिहाई का और साफ और शफाफ इंतखाबात करवाने का। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन इमरान खान ने यह कहा है कि मुल्क एक साफ और शफाफ इंतखाबात के बगैर आगे नहीं बढ़ सकता। क्या इमरान खान के साथ कोई इंगेजमेंट हो रही है, हो सकती है, या ऑलरेडी ये जारी है? इस हवाले से भी बात करेंगे आज प्रोग्राम में। ये भी बात होगी कि हल्का NA 130 जहाँ से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को फातिह डिक्लेयर किया गया था, आज उसके हवाले से एक ऑडिट रिपोर्ट जारी की गई है। सबसे बड़ा मुबस्सिर मिशन जो पाकिस्तान में इंतखाबात का जायज़ा ले रहा था, उसकी शफाफियत को, इंतखाबी अमल को देख रहा था, पतन कोलेशन ऑफ 38, और उनके मुताबिक हल्का NA 130 में जो धांधली का लेवल है उसने तमाम साबका रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। पाकिस्तान की इंतखाबी तारीख में साल 2002 के बाद पंजाब में होने वाले किसी भी इंतखाबी मार्के में सबसे ज़्यादा धांधली हुई तो हल्का NA 130 में हुई, जहाँ मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को विनर डिक्लेयर किया गया, जबकि यास्मीन राशिद साहिबा फॉर्म 45 उनके पास मौजूद है कि वो जीती हैं। अलबत्ता फॉर्म 47 पर तस्वीर मौजूद है मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज फॉर्म 45-47 में डिस्क्रिपेंसी का दाग अपने माथे पर सजाए क्या एक कामयाब हुकूमत चला सकती है? क्या ऐसा करना मुमकिन है? इस हवाले से भी बात होगी। और आज हैरानकुन तौर पर कौमी असम्बली के इजलास में एजेंडा आइटम के ऊपर एक आईनी तरमीम भी मौजूद है और कानूनी तरमीम भी। और कानूनी तरमीम के ज़रिए किया ये जा रहा है कि माजी में जो डिक्लेरेशन जमा करवाए गए थे उसके हवाले से कहा जा रहा है कि अब जो पार्टी वाबस्तगी के डिक्लेरेशंस हैं वो तब्दील नहीं किए जा सकते। माजी में इसका इतलाक़ हो सकता है या नहीं? क्या ये मुमकिन है? 41 अरकान हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से अपनी वाबस्तगी बताते हैं, लेकिन उनकी फिल वक्त हैसियत जो है वो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की थी, फिर उनको चेंज कर दिया गया। मखसूस नशिस्तों के केस का फैसला, क्या उसको तब्दील किया जा सकता है कानून साजी के ज़रिए? साथ ही आइन साजी की भी बात हो रही है। इन तमाम मामलात पर आज प्रोग्राम में गुफ्तगू। स्टूडियोज़ में ज्वाइन करें एडवोकेट फैसल चौधरी साहब, साथ ही मुझे स्टूडियोज़ में ही ज्वाइन कर रहे हैं सेनेटर हमायूं मोहम्मद साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ताल्लुक़ है, और स्काइप के ज़रिए मुझे आमना हसन शेख साहिबा ज्वाइन कर रही हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से ताल्लुक़ है। आमना साहिबा, गुफ्तगू का आगाज़ जो है वो मैं आपसे करूँगा, क्योंकि आज ज़ाहिर के NA 130 की ऑडिट रिपोर्ट सामने आई है और उस ऑडिट रिपोर्ट में आई होप यू हैव गॉन थ्रू दैट। आपकी नज़र पड़ी है उस रिपोर्ट के ऊपर जिसमें यह कहा गया है कि मियाँ साहब जो हैं उनके हलके में कुछ पोलिंग स्टेशंस ऐसे भी हैं जहां जो टोटल नंबर ऑफ रजिस्टर्ड वोटर्स हैं उससे भी ज़्यादा लोग आ गए वोट डालने के लिए, और उन्होंने डाल भी दिया, कबूल भी कर लिया गया। थैंक यू वेरी मच ईसा। मैंने एक तो वो रिपोर्ट अभी तक देखी नहीं है, आई वाज ट्रैवलिंग, लेकिन जहां तक बात है इसकी इलेक्शन की शफाफियत की, वो केस ऑलरेडी कोर्ट्स में पेंडिंग है और हम एक साथ जुडिस मैटर के ऊपर अगर इस तरह की रिपोर्ट्स इशू करना शुरू कर दें, PTI का हमेशा से ये वतीरा रहा है। मुझे नहीं पता, नहीं जारी की। नहीं, मुझे जी आप प्लीज अच्छा मैं सिर्फ जस्ट मैं आपको एक चीज करेक्ट कर दूं, ये PTI ने नहीं जारी की, ये तो आप इल्जाम लगाते हैं, ये पतन ने की है। नहीं, उन्होंने की होगी। मैंने इसीलिए कहा है कि मैंने क्योंकि वो रिपोर्ट पढ़ी नहीं है, लेकिन मुझे नहीं पता कि वो किस तरह के प्रेशर में और किस तरीके से वो रिपोर्ट इशू की गई है। पहली बात तो ये है कि किसी भी सब जुडिस मैटर के ऊपर इस तरह की रिपोर्ट्स इशू करना इज अनलॉफुल। किसी का इवन अगर हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं इस मैटर को तो ये ठीक नहीं है, क्योंकि ये मैटर कोर्ट के अंदर चल रहा है और अगर इनके पास या किसी के पास भी ऐसे कोई शवाहिद मौजूद हैं तो इनको चाहिए कि वो उनको कोर्ट में लेकर जाए और कोर्ट फैसला करेंगी। इसमें फिर आप तो कानून को भी समझती हैं। पाकिस्तान का इलेक्शन कमीशन हुकूमत पाकिस्तान ऑब्जर्वर मिशंस को खत लिख कर बुलाता है। यूरोपीय यूनियन को 6 महीने पहले लिखे जाते हैं, कॉमनवेल्थ को लिखा जाता है, अमेरिका से, पूरी दुनिया से ऑब्जर्वर्स आते हैं, लोकल ऑब्जर्वर्स होते हैं, उनको कार्ड्स जारी किए जाते हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तरफ से, उनको एक्सेस दिया जाता है पोलिंग स्टेशन, पोलिंग बूथ का। क्या उसके बाद
उन्होंने रिपोर्ट नहीं जारी करनी तो उन्होंने क्या करना है, वो वहां पर क्या रिपोर्ट करना जारी चाहते करें, बट उस रिपोर्ट की दैट्स व्हाट आई एम सेइंग कि उस रिपोर्ट की कोई कानूनी हैसियत नहीं है। कानूनी फैसला, हतमी फैसला वही होगा जो कोर्ट देगी। वो उनकी ऑब्जर्वेशन या उनका ख्याल हो सकता है, पर उसकी कोई लीगल बाइंडिंग नहीं है किसी चीज के ऊपर। और मैंने तो क्योंकि रिपोर्ट पढ़ी नहीं है, तो इसलिए आई कांट मेक एनी फर्म कमेंट ऑन दैट। अच्छा, आई कैन सेंड यू अ कॉपी इन बिटवीन, जो For sure, I would love जो to. जो I जो would love to ब्रेक go के through दौरान आप उस पर जरा नजर डाल लीजिएगा। वैसे मैं आपको बता दूं कि ये आज की एक रिपोर्ट की बात नहीं है। 8 फरवरी को इंतखाबात हुए थे, इनकी गालिबन इनिशियल रिपोर्ट जो है वो 10 या 11 फरवरी को आई थी। उसके बाद से ये कम से कम 2 दर्जन रिपोर्ट्स जो हैं वो दे चुके हैं। उसमें ये जो कुछ बता रहे हैं, अगर ये सब कुछ गलत है, जिस तरह आपने कहा एजेंडा के तहत हो रहा है या प्रेशर डालकर हो रहा है, तो आपके पास हुकूमतें हैं, आपके पास वफाकी हुकूमत है, पंजाब की हुकूमत है, आप इनके खिलाफ अभी तक कोई कार्रवाई आपने क्योंकि शुरू नहीं की। हम सबके खिलाफ, ये हम क्या कहते हैं जब हम डिजिटल या साइबर टेररिज्म की बात करते हैं, तो वो क्या है? वो ये तो नहीं है ना, कोई इंटरनेट के ऊपर तलवारें तो नहीं चल रही। दिस इज व्हाट साइबर टेररिज्म इज। जब आप लोगों को, आवाम को गुमराह कर रहे हैं, उनको गलत रास्ते पे चला रहे हैं, डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस को यूज कर रहे हैं अपने जाती मफाद के लिए, लोगों को गलत फैक्ट्स एंड फिगर्स देने के लिए। कितने फैक्ट्स एंड फिगर्स इनके पेजेस से और कितने फेक पेजेस से, एआई पेजेस से चल रहे होते हैं, ट्विटर के ऊपर, इंस्टाग्राम के ऊपर, जिनको हम फैक्ट चेक करते हैं। मैं जवाब ले लेता हूँ हुमायूं मोमन साहब, ये तो आप लोग ये सारे ये फेक चीज़ों के ऊपर क्यों कर रहे हैं? ये तो आमना हसन साहिबा ने आपको बताया अभी कि ये तो फेक है सब कुछ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। देखिए, आमना साहिबा इज़ वन ऑफ द पीपल दैट आई रियली रिस्पेक्ट। पढ़ी लिखी भी हैं, बस गलत जगह चली गई हैं, लेकिन एनीवे दैट्स माय पर्सनल ओपिनियन। अच्छा, ऐसा ये है कि देखिए, मैं ये जो पटन है ना, उसमें मेरे ख्याल में जो पहला टी है वो टेररिज्म के लिए है, और पी जो है वो पाकिस्तान, ठीक है, पाकिस्तान, और ए जो है वो पाकिस्तान में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेररिज्म, और बाकी टी एन से कुछ भी समझ ले, तान समझ ले, पाकिस्तान का पाकिस्तान आर्टिफिशियल टेररिज्म तान, जो मर्जी कर ले। लेकिन उन्होंने कहा किया है, उन्होंने 2 बातें की है। एक वो बात की है कि जब हम 8 फरवरी को जब जो बातें हो रही थी उन दिनों में, उसमें ये हो रहा था 1,55,000 वोट नेशनल असेंबली में ज़्यादा पड़े एज अपोज टू प्रोविंशियल असेंबली इन लाहौर की कंस्टिट्यूंसी में। उसके जो 14 हलके हैं उनमें आप देखेंगे तो ऐसे 1,55,000 नून लीग के वर्कर्स गए हैं या सपोर्टर्स गए हैं या वोटर्स गए हैं जिन्होंने सिर्फ नेशनल असेंबली में वोट दिया है और प्रोविंशियल असेंबली में वोट नहीं दिया। यहाँ पे ये क्या कहते हैं? यहाँ पे ये कहते हैं कि उसके 69 ऐसे फॉर्म्स हैं और फॉर्म 45 जिसमें एक्चुअली 100 से भी ज्यादा परसेंटेज लोगों ने वोट डाला हुआ है। और आप सही कहते हैं, लोग गए हैं, लोगों ने वोट डाला है। नहीं, लेकिन वो ये बता रहे हैं कि ये 100% से ज्यादा वो लोग हैं जो कि आपको पता है कि पता नहीं चलता कि कौन है, लेकिन वो गए हैं। कुछ मुर्दे भी आ जाते हैं ना वोट डालने के लिए, तो वो तो आपको नजर नहीं आएंगे, तो उन्होंने भी आके वोट डाल दिया, तो 100% से ज्यादा होना ही होना है। एक चीज मैं और पूछ लूं, आमना साहिबा ये भी बता दें। लेकिन एक बात मैं कहना चाहता था, मुझे एक छोटी सी वाकया याद आ रहा था। एक बात देखिए, ऐसा होता है हर एक की जिंदगी में, बाज लोगों की जिंदगी में एक वाकया आता है, टाइम ऐसा आता है कि जिसमें उनको शर्मिंदा हो के चीज़ को छोड़ देना चाहिए, या दूसरे लफ्ज़ों में अगर वो ऐसा मकाम हो कि जहाँ पे डूब मरना चाहिए, जो भी है। लेकिन बाज़ लोग उस मकाम पे भी कच्छा पहन के स्विमिंग शुरू कर देते हैं। अब मैं उसका क्या करूँ? आमना साहिबा ये बताइएगा, बिफोर आई मूव ऑन टू फैसल चौधरी साहब, ये जो आपके लोग, जाहिर है कि आप तो कह रही हैं वो गए थे, उन्होंने जाके वोट डालने की कोशिश की, ये समझ नहीं आई कि उन्होंने हल्का NA 130 पे मियां नवाज शरीफ को वोट डाल दिया, लेकिन 78,000 लोग ऐसे हैं जिन्होंने PP 173, 174 और 175 पे शेर को वोट डालना गवारा नहीं किया। ये कारकुनों को आपने बता के भेजा था कि मियां साहब के नाम के आगे ठप्पा लगा दें, लेकिन छोटी सीट के ऊपर वोट नहीं देना नून लीग को। ये 78,000 लोग कहां से आ गए? देखिए, as I said, ईसा, नंबर 1 के फैक्ट्स पे तो मैं कमेंट नहीं कर सकती बिकॉज आई हैव नॉट गॉन थ्रू द फैक्ट्स ऑफ द केस। बट जहां तक आपका सवाल है, उसको मैं एक जनरलाइज मैनर में इस तरह जरूर आंसर करूंगी। मैं खुद मौजूद थी लाहौर में थ्रू आउट द इलेक्शन कैंपेन एंड इवन ऑन द इलेक्शन डे।
جو الیکشن کیمپین کے اندر جس طرح سے چارج تھا کراؤڈ, جس طرح سے لوگوں کی جو لو تھا فار ایم این ایس اسپیشلی آن ہز ریٹرن, کیونکہ سیدھی سی بات ہے کہ جب پی ایم ایل این پری تو الیکشن وہ خوشی میں بھول گئے آپ کے چھوٹے کینڈیڈیٹ کو ووٹ ڈالنا؟ نہیں ایسی بات نہیں ہے. بہت دفعہ لوگوں کے کینڈیڈیٹ سے پرسنل ایشوز بھی ہوتے ہیں, کسی سرٹن کینڈیڈیٹ نے پرفارم نہیں کیا ہوتا کسی ایریا میں, یہ کوئی اتنی انہونی بات نہیں ہے. ہمارے پاس ایز اے لائر آلسو میرے پاس دن رات ایسے کیسز آتے ہیں, یا ایون ایز اے پولیٹیشین دن رات میں ایسی چیزیں فیس کرتی ہوں. جب ہم لوگ کیمپین کر رہے ہوتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں جی آپ کو چھوٹا ووٹ دے دیں گے, بڑا نہیں دیں گے. بہت بڑا کوئنسیڈنس ہے. اور وائس ورسا نہیں, انہوں نے کسی اور کو بھی نہیں ڈالا. یہ نہیں کہ انہوں نے 78,000 ووٹ ہی کم ڈالا ہے چھوٹی سیٹس پر. دے ڈڈ ناٹ پک another candidate. ان فیکٹ چلے میں آتا ہوں میں آتا ہوں آپ کے پاس واپس. فیصل چودھری صاحب, آمنہ صاحبہ کہہ رہی ہیں کہ جو آبزرورز ہیں ایک سب جوڈس میٹر کے اوپر یہ کیسے رپورٹ نکال سکتے ہیں. از دیٹ کریکٹ؟ میرے خیال میں تو ہم خود ریکویسٹ کرتے ہیں آبزرور سے, پوری دنیا میں آبزرور مشن جاتے ہیں اور وہ رپورٹس ہی یعنی رپورٹس ہی جاری کرنے کے لیے جاتے ہیں نا, اور کیا کرنے جاتے ہیں. دیکھیے آمنہ کو آپ نے ایک بہت ہی مشکل کارنر میں باکس کر دیا ہے. وہ جس الیکشن کو کوئی بھی جا کے ڈیفینڈ نہیں کر سکتا, 130 ہو یا کوئی اور پر لاہور کے ٹوٹل حلقے ہوں, یہ انٹرنیشنل اور نیشنل میڈیا میں الیکشن کی جانبداری کے اوپر یا الیکشن جس طرح سے کانڈکٹ کیے گئے ہیں وہ تو بڑا آبویس. ایک رپورٹ پٹن کی تو بڑی ڈیٹیل رپورٹ ہے اور یہ رپورٹس اکثر و بیشتر آتی رہتی ہیں. معاملہ سب جوڈس تو اس وقت اسٹے ہوا ہے, اور جو حکومت ہے وہ ایک الیکٹورل فراڈ کو جس طرح کور کرنے کے لیے اوٹ پٹانگ کی قسم کی لیجسلیشن کر رہی ہے. یعنی جب پی ڈی ایم کی حکومت آئی 2023 میں پیش کیا گیا کہ جو ریٹائرڈ ججز کو ہے اپوائنٹ نہیں کیا جائے گا ٹریبونلز کا ہیڈ, تو اس کو جو ہے وہ ایک لیجسلیشن کی گئی 2023 میں الیکشن ایکٹ امینڈمنٹ ایکٹ کے تحت, اس میں سے ڈیلیٹ کیا گیا. پھر ابھی جو ہے یہ آیا, ان کو ضرورت پڑی تو پھر دوبارہ کر لیا گیا. تو انہوں نے پارلیمنٹ کی جو سینٹٹی ہے, پارلیمنٹ کی جو رسپیکٹ ہے اور لیجسلیشن کا جو اسپرٹ ہے, جو سیریسنس ہے, وہی داؤ پہ لگا دی ہے. اسی وجہ سے آپ نے دیکھا ہے کہ حکومت کی نہ نیشنلی تو عزت نہیں ہے, انٹرنیشنلی بھی کچھ اس طرح کی ان کو گھاس نہیں پڑ رہی ہے. جب دیکھیں اگر آپ نے اداروں کو بنانا ہوتا ہے, لوگ آتے ہیں چلے جاتے ہیں. آج جس قسم کی تباہی بربادی الیکشن کمیشن کے ممبران الیکشن کمیشن کی بطور ادارہ کر رہے ہیں, یہ پارلیمنٹیرینز جو ہیں یہ آ کے پارلیمنٹ کی تصدیق کر رہی ہیں. کچھ ججز جو ہیں انہوں نے ججز کی عدالتوں کی عزت نہیں رہنے دی ہے, یہ لوگ چلے جائیں گے. مسئلہ یہ ہو جائے گا کہ یہ ادارے پھر بنانے بڑے مشکل ہوتے ہیں, اداروں کو بننے میں ٹائم لگتا ہے. ہمارے یہاں پہ مشکل یہ ہے کہ تھوڑا سا ادارہ کو بننا شروع ہو جاتا ہے تو وہاں پہ پھر جو مفاد پرست عناصر ہیں وہ آتے ہیں, وہ آ کے پھر اس کی تباہ کر دیں. دیکھیے اگر آپ ایک پرسن اسپیسیفک لیجسلیشن کریں گے تو اس کے نقصان ہوتے ہیں. اگر آپ نے ڈنگ ٹپاؤ لیجسلیشن کرنی ہے جو کہ ابھی ہو رہی ہے تو اس سے نقصان ہوگا, اس سے ادارہ بنے گا نہیں, ادارہ تباہ ہوگا. ملک نہیں بنتا ہے, ملک تباہ ہوتا ہے. آج اس ملک میں ایسا کون سی چیز ہے جو صحیح چل رہی ہے؟ یہاں پہ پاکستان میں معاشی مسائل ہیں, سیاسی عدم استحکام ہے, لا اینڈ آرڈر کی سچویشن آپ کے سامنے ہے, اور ادارہ جاتی رسپانس کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے. آپ لوگوں کو بولنے نہیں دیتے ہیں. سوشل میڈیا, یہ کیا فضول ٹرم ہے ڈیجیٹل ٹیررزم, یہ ٹرم جو ہے یہ اس کا کوئی منہ سر پیر ہے. مطلب لوگوں کو جو بچے مارتے ہیں آپ نے ان کو, اور ایک ٹویٹ کرنے والے کو آپ نے برابر جو ہے کھڑا کر دیا. اپنے لوگوں کو کوئی دہشت گرد کہتا ہے؟ یہ حکومت جو ہے اپنے لوگوں کو دہشت گرد قرار دیتی ہے. اس قسم کی جو گفتگو ہے وہ آپ کو ایک ذہن کی عکاسی کرتی ہے. وہ ذہن نارمل ذہن نہیں ہے, وہ ایک فرعونیت سے لبریز ایک ذہن ہے جو کہ کسی اور کو جمہوریت اور آمریت میں فرق ہی صرف فریڈم آف سپیچ کا ہوتا ہے. یعنی بولنے کی آزادی ہوتی ہے, قانون کے مطابق ہوتی ہے. میں نہیں کہتا ہوں کہ آپ شتر بے مہار ہوں اور آپ کسی کی, جی ہاں ریزنیبل ریسٹرکشنز ہیں, لیکن ریسٹرکشن سبجیکٹ ٹو ریزنیبل فریڈم آف سپیچ نہیں ہوتا نا. آپ بھی جانتی ہیں, وکیل ہیں, کہ اس طرح کی جس طرح کے معاملات کیے گئے ہیں فستائیت کی انتہا ہے. ابھی تک دیکھیے خواتین جو ہیں رسپانسبلز, مریم کی سہیلیاں جو پنجاب حکومت چلا رہی ہیں,
उनमें से किसी ने वो जो खातन कैदी हैं उनके बारे में कुछ बात की कभी? और जब आज यास्मीन राशिद साहबा जो हैं वो कल शौकत खानम में उनको शिफ्ट करना पड़ा ताकि उनके टेस्ट जो है टाइम पे नहीं हुए, तो उनकी सिचुएशन डिटेरियोरेट हुई। जब नवाज शरीफ हॉस्पिटल में थे तो उनके ऊपर यास्मीन राशिद ने खुद जाके जो फैसिलिटीज़ की थी, ना भी की हो तो एक कम से कम ज़र्फ तो होता है। इसी तरह जो उमर चीमा है वो बीमार हैं, वो आज अदालत में चीखे, और मैं समझता हूँ कि नई चीफ जस्टिस भी खातून हैं लाहौर हाई कोर्ट की, उनके लिए भी इम्तहान है कि जो ख़ासकर ख़वातीन कैदी हैं उनकी सोबतों को सामने देखें और एक ऐसे वाक़े को जवाज़ बना के जिसकी बहुत सारी जहतें अभी खुलना बाकी हैं। आपने देखा है कि जो 9 मई का रिमांड है उसमें जो रिटर्न आर्डर आया है हाई कोर्ट का, उससे प्रोसिक्यूशन की खामियां जो हैं वो नज़र आती हैं, और प्रोसिक्यूशन अच्छी प्रोसिक्यूशन के बगैर ऐसा जज फैसला नहीं दे सकते हैं। ये अदालत सिर्फ जज का नाम नहीं होती है, प्रोसिक्यूशन का भी नाम होती है, फिर उसमें जो इन्वेस्टिगेशन है वो भी होती है, और एडजुडिकेशन, ये 3 चीज़ें मिला के एक अदालती पूरा जो इंसाफ की फराहमी का निज़ाम उसको बनाती। तो अफसोसनाक का एक चीज़ है, और 130 हो या कोई भी हो, नवाज शरीफ की जो जीत है आज तक किसी भी बैरून, माज़र चाहता हूँ मैं टाइम ले रहा हूँ, न यूरोपियन यूनियन ने, न अमेरिका ने, इसको आज तक मुबारकबाद नहीं दी। तो दिस गवर्नमेंट लैक्स लेजिटिमेसी और मोरल अथॉरिटी। मियाँ साहब को मुबारकबाद जो है वो उनकी अपनी पार्टी के बहुत सारे लोग, मियाँ साहब ने तो खुद कहा था कि मैं लोगों की आंखों में चमक देख रहा हूँ, और वो चमक ये बता रही है कि घर बैठे एक दूसरे पाकिस्तान को संवार दो। हुमायूं मोहम्मद साहब, आप लोगों का फॉर्म 45 के ऊपर दिखाते हैं हमें आके, आपके MNAs जो इलेक्ट नहीं हो सके वो कहते हैं कि जनाब ये हमारे फॉर्म 45 हैं। वो हमने बहुत सारे देखे, नून लीग के अभी तक देखे नहीं, लेकिन उनका आर्गूमेंट ये है कि हम मीडिया के सामने क्यों रखें, वाई डू वी प्ले टू द गैलरी, हम जो है वो कोर्ट्स के सामने, जो फोरम है उसके सामने रखेंगे। फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि अब जो ट्रिब्यूनल्स हैं वो मामला भी हर जगह पर ठंडा पड़ा हुआ है। अब इस्लामाबाद का फैसला आ भी जाए तो जहांगीरी साहब 1 महीने की छुट्टी पर जा रहे हैं, उससे पहले इलेक्शन कमीशन ने एक और ट्रिब्यूनल अनाउंस कर दिया था। पंजाब में भी ट्रिब्यूनल बनने के मामले पर किस तरीके से मामला चला, पहले इलेक्शन कमीशन ने कहा कि हमें 20 नाम भेज दें, वहाँ से जब ट्रिब्यूनल 8 अनाउंस कर दिए गए, उसके ऊपर वो सुप्रीम कोर्ट चले गए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, उस वक्त तक चीफ जस्टिस ही तब्दील हो चुके थे, कि नई चीफ जस्टिस आ जाएं, उनसे कर ले मुशावरत। मामला टू कट द स्टोरी शॉर्ट नज़र ये आ रहा है कि आपको फॉर्म 45 के मुताबिक मैंडेट मिलता वो नज़र नहीं आ रहा। देखिए, मैं एक बात जो अभी फैसल साहब कह रहे थे और मैं समझता हूँ उसको थोड़ा सा आगे लेकर, अब ये है कि जो चीफ जस्टिस साहिबा हैं वो खातून हैं, और ये याद रखिए कि अगर आप CRPC 4971 एंड दे कैन करेक्ट मी कि उसमें ऐसे मतलब जराइम भी, अभी तक ये याद रखें इन लोगों के ऊपर जुर्म साबित नहीं हुआ, लेकिन अगर किसी के ऊपर कत्ल जैसा जुर्म भी साबित हो जाता है, और वो औरत हो या बच्चा हो या बीमार मर्द हो, इन तीनों के ऊपर अब ये याद रखें ये इस्तेहकाक है अदालत का कि वो उनको बेल दे सकती है अगर वो नॉन बेलेबल ऑफेंस भी हो, क्योंकि 49 है वो बेलेबल के और ये नॉन बेलेबल वाले, तो वो दे सकते हैं, और मेरा ख्याल है कि वहाँ देना चाहिए। और प्लस अगर वो नहीं करते तो मैं समझता हूँ कि जैसे आमना जैसे लोग हैं जिनको चाहिए कि वो हुकूमत को ये एडवाइस दें कि कम से कम इन औरतों के साथ इस तरह का जुल्म ना करें। देखिए, ये वो प्रेसिडेंस हम सेट कर रहे हैं कि जिसका आगे जाके कोई भी इंसान इसका बहुत ज़्यादा गलत फ़ायदा ले सकता है। अब आ जाती है बात उसकी, देखिए इंस्टीट्यूशंस की आपने बात लेकिन की है। हमने मरीम नवाज साहिबा की स्पीच सुनी थी इसके ऊपर चंद रोज़ पहले, जो उन्होंने तकरीर की, उसमें उन्होंने कहा कि ये जो ख़वातीन हैं, मैं भी खातून हूँ, मैंने भी जेल काटी है, मैं समझती हूँ किसी भी खातून का दुख और दर्द, लेकिन जिसने मुल्क की अमलाक के ऊपर हमला किया हो, जलाया हो, जलाओ घेराव किया हो, इश्तियाल दिलाया हुआ हो, तो फिर उसे तो सज़ा भुगतनी पड़ेगी। आपको पता है, हम अक्सर अपनी आम फहम ज़ुबान में कहते हैं कि किसी को मारना मतलब फिज़िकली मारने से बोल कर या ज़ुबान से जो आपने कही होती है वो बात ज़्यादा गहरी और ज़्यादा ज़ोर से लगती है।
وہ انہی کے جلسے تھے کہ جس کے اندر وہ اداروں کے اوپر جو نعرے لگتے تھے وہ انہی لوگوں کے وہ تھے. ساری چیزیں اور بہت ساری چیزیں ان لوگوں کے یہ جو ان لوگوں نے چیف آف آرمی اسٹاف کا جہاز پاکستان میں اترنے نہیں دیا اور بھی بہت ساری چیزیں, لیکن میں اس میں جاننا نہیں چاہتا ہوں. ٹھیک ہے, ان کو چاہیے کہ وہ چیز دیکھ لیں, اتنا ظلم نہ کریں کہ بعد میں کوئی اور خود نہ سہ سکے. ایک بات. نمبر 2, لیکن دیکھیں اصل چیز یہ ہو جاتی ہے, جو اصل چیز مجھے بھی دکھ ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ ہم ایک دوسرے کی ٹسل میں ہم ادارے کو تباہ کر رہے ہیں. ہم ایک دوسرے کی ٹسل میں ایسے لاز لے کر آ رہے ہیں کہ جو ہمیں بیک ڈور چینل سے پورے کے پورے کانسٹیٹیوشن کو محمد صاحب فعال نہیں کر رہا, ختم کر رہا ہے. مجھے کوئکلی اس کے اوپر جواب لینے دیں. آمنہ حسن صاحبہ, یہ پی ٹی آئی کے لوگ جب آتے ہیں اکثر ہمارے ساتھ پروگرامز میں, وہ یہ کہتے ہیں کہ نون لیگ کے لوگوں کو خاص طور پر وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ لوگ اتنا ظلم کریں جتنا آپ سہ سکیں. عیسیٰ دیکھیں, انہوں نے خواتین کی بات کی اور میں پرسنلی یہ سمجھتی ہوں کہ کسی خاتون کے ساتھ, کسی مرد کے ساتھ, کسی کے ساتھ بھی کسی قسم کی کوئی پولیٹیکل وکٹمائزیشن نہیں ہونی چاہیے. اگر آپ نوٹ کریں تو ہمارے کانسٹیٹیوشن جو ہم نے مینیفیسٹو جو دیا تھا پارٹی نے پری الیکشن, اس میں بھی ہم نے یہ کہا نہیں ہونی چاہیے. ایک بات بتا دیں, آپ کی انڈرسٹینڈنگ میں کسی کے ساتھ ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی؟ آپ کو کیا لگتا ہے؟ نہیں, میری انڈرسٹینڈنگ میں ہو نہیں رہی, لیکن اگر جہاں تک انہوں نے یہ کہا کہ جی خواتین جیل کے اندر ہے, which is very unfortunate, I would reiterate, یہ بہت دکھ کی بات ہے. لیکن جو یہ سلسلہ شروع کیا گیا جس وقت مریم نواز صاحبہ جیل میں تھی, کیا وہ انفارچونیٹ نہیں تھا؟ تو اور انہوں نے تو کوئی ایسا ایکٹ بھی نہیں کیا تھا. ان کو سزا ہوئی تھی نا عدالت سے, عدالت سے سزا ہوئی تھی. عدالت سے ہوئی تھی, تو ابھی بھی تو یہ اپنے کیے کی سزائیں بھگتتے ہیں. ایگزیکٹلی نہیں, ان کو ابھی سزا نہیں ہوئی نا, ان کو تو آپ لوگوں نے رکھا ہوا اندر. تھینک یو فار کلیریفائنگ واٹ یو سیڈ. نہیں, ہم نے نہیں رکھا ہوا, کورٹس کے اندر ان کی کیسز چل رہے ہیں. جو ایکٹس انہوں نے کیے, جو ایکٹس آف ٹیررزم, آنیسٹلی جیسے ایک خاتون کا جیل میں ہونا افسوسناک ہے, اس سے زیادہ افسوسناک ایک خاتون کا اس طرح کے ایکٹ کو کرنا اور عوام کو اکسانا. جس طریقے سے, I'm sorry, مجھے شرم آتی ہے ایک عورت ہوتے ہوئے جب میں طیبہ راجہ کی وہ ویڈیو دیکھتی ہوں جس وقت وہ اپنا دوپٹہ اتار کے پھینک رہی ہے اور جس طرح کی لینگویج وہ یوز کر رہی ہے. I am ashamed of being a woman when I see that video. اب اس کو اگر یہ کہیں کہ وہ مظلوم ہے کیونکہ اس کے اوپر لیگل ایکشن لیا جا رہا ہے, and honestly this دوپٹہ پھینکنا کتنا بڑا جرم ہے. 1.5 سال قید رکھنا اس کی سزا ہے. کوئی بولے تو اس کا تو آمنہ 1.5 سال قید تو نہیں بنتی. نہیں, ایک منٹ فیصل, مجھے ختم کرنے دیں. میں صرف سب سے پہلے امپورٹنٹ چیز یہ کلیریفائی کرنا چاہتی ہوں, دس از بیونڈ پارٹی لائنز. تو ہم عورت کی عزت کی بات دوسروں کو تو بتاتے ہیں کہ عورت کی عزت کیا ہے. جس عورت کو اپنی عزت کرانی نہیں آتی, جو عورت اپنے جیسی تمام عورتوں کو خود شرمندہ کرتی ہے, جو اپنی عوام کو, اپنے یوتھ کو اکساتی ہے ٹیررسٹ ایکٹیویٹیز پہ, ملک پہ حملہ کرنے پہ, فوجی تنصیبات پہ حملہ کرنے پہ, قائد اعظم ہاؤس کے اوپر فوجیوں کی وردی جو ہمارے محافظ ہیں ان کی وردیاں جلانے پہ, اس کو پھر آپ کہتے ہیں صرف عورت کارڈ پلے کر کے کہ جی عورت کے ساتھ ایسی نہیں ہونی چاہیے. دس از ویری انفارچونیٹ. لیکن اب چلیں ٹھیک ہے, آمنہ صاحبہ آپ کا موقف ہے. دا پوائنٹ اس کے ظاہر ہے کہ قانون جو ہے وہ ہاتھ میں لیا گیا, 9 مئی کو سب نے دیکھا, جلاؤ گھیراؤ بھی ہوا, ٹریس پاسنگ بھی ہوئی. یہ جس وردی کا آپ ریفرنس دے رہی ہیں وہ بھی ٹھیک ہے, وہ آپ یہ تمام ریفرنسز دے رہی ہیں, یہ کیمرے میں جو ہے وہ فلم بند ہوئے ہوئے مناظر ہیں جن کا آپ تذکرہ کر رہی ہیں. لیکن معاملہ یہ ہے کہ جب ہم کسی خاتون کی بات کرتے ہیں, آپ مثالیں یہ والی دیتے ہیں, نام خاتون کا لے لیتے ہیں, تو بہت سارے ایسے کیسز ہیں, انڈیویجول کیسز خواتین کے, جہاں پر شاید آپ کی دی ہوئی مثالیں ان کے انڈیویجول کیسز پر اپلائی نہ ہوتی ہوں. بہرحال میں نے آپ کو وہ رپورٹ بھیج دی ہے پتن کی جو NA 130 کی آئی ہے. مجھے بریک پہ جانا ہے, ہوپ کو ذرا ایک نظر دوڑا لیں گے. بریک کے بعد واپس آئیں گے, بات کریں گے. عمران خان صاحب نے 3 شرائط رکھی ہیں مذاکرات کے لیے, کہا ہے کہ فوج اپنا نمائندہ مقرر کرے, ہم مذاکرات کے لیے تیار ہیں. چل کیا رہا ہے, بات کرتے ہیں آفٹر دی بریک.